सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज पेशावर में DDISPR ने इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम ही वजूहात का, चीज़ों का अदा किया, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि जो हालिया दहशतगर्दी है उसकी वजूहात क्या हैं, उनका ज़िक्र भी किया कि कौन सहूलतकारी मुहैया कर रहा है, ऑप्शंस भी दिए और उसके अलावा भी दीगर उन्होंने बात की, लेकिन बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये भी बताया कि इस पर अब ज़ीरो टॉलरेंस है, इनफ इज़ इनफ। लेकिन सूरत हाल क्या है, सबसे पहले सुनते हैं कि जो दहशतगर्दी इस वक्त चल रही है, जो कि इस वक्त उरूज पर है और उनकी फ़ौज इसमें कुर्बानियाँ दे रही है, उसकी जो वजूहात उन्होंने बेसिक बताई हैं वो क्या थी। उस नेक्सस का भी जिक्र किया कि मुकामी और सियासी नेक्सस है, उनको एक सहूलतकारी के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया और डेफिनेटली वो ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं वो समझ में आने वाली बात है। हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। फिर जो बात होती है कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, ऑपरेशन हल नहीं है, उसका भी बड़ा मौसर उन्होंने जवाब दिया। अब स्टेटस को नहीं चलेगा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ये तहैया कर लिया गया है रियासत की जानिब से कि अब दहशतगर्दी और नहीं। लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्दों को या जो बदअमनी के ज़िम्मेदार हैं उनको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये ऑप्शंस देने के बाद, ये चॉइसेस देने के बाद अगर नहीं इस पर अमल होता तो फिर भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया है। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हैं बोल न्यूज़ के पेशावर से ज़ाहिर शाह शिराजी। उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं जो आज की DDISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थे और सवाल भी उन्होंने उनसे किया है। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर शाह शिराजी। वालेकुम सलाम जी नादिया। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसा बिलुमूम आपने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफ़ी एग्रेसिव भी थी, कॉम्प्रिहेंसिव भी थी, तमाम ही चीज़ों को मेरा ख्याल है उन्होंने तमाम इशूज़ को एड्रेस भी किया है। क्या एग्जैक्टली टारगेट था ये कि दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर क़िला कमा या कहीं ना कहीं कोई सियासी मामलात या जो सूबे में स्पेशली जो हुकूमत की तब्दीली है उस हवाले से भी कोई इशारे थे? जी नादिया, मेरे ख्याल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से थी। एक तो सूबे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उसको उन्होंने लिंक किया और उनकी वजूहात पर बड़ी डिटेल से बात की, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया। और मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सूबे के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी और ख़ासतौर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो उनकी इस तमाम तरह ब्रीफिंग का जो है मरकज़ था। और बेशक एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर से बताई गई कि अब फौज ने फैसला किया है कि दहशतगर्द या उनके सिंपैथाइजर या उनके किसी भी लिहाज से जो लोग उनको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। और ये दो कॉन्टेक्स्ट में जो मैं समझाऊं, एक तो मैसेज है मकामी तौर पर जो TTP के लोग जिनको ख़ास तौर पर कबायली इलाकों के अंदर लोग शेल्टर फराम कर रहे हैं, उन्हें अपने यहाँ जो है वो मस्जिदों में, घरों में, आबादियों के अंदर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, असला फराम कर रहे हैं या किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये लोग जो है वो आबादियों से निकल कर सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट बना रहे हैं। तो उनके लिए बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि या तो वो इन दहशतगर्दों की इत्ला जो है वो फौज को दें, सिक्योरिटी फोर्सेस को दें, या दूसरी ऑप्शन ये है कि वो उनसे दूर रहें। तीसरा जो मामला होगा वो ये है कि अगर कल उनकी कोई कैजुअल्टीज होंगी तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि अब शायद जितनी शहादतें हुई हैं पिछले तकरीबन 4-5-6 दिनों के अंदर, तो सिक्योरिटी फोर्सेस या फौज ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दे दिया कि नाउ इनफ इज इनफ। दूसरा जो मैसेज है वो है अफगानिस्तान के लिए, और इसमें एक और एंगल भी है, वो ये है कि कुछ सियासी जमातें, बल्कि हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के हवाले से जो हमेशा बातचीत की बात करती रही है काबुल तालिबान से, वो वो किसी भी तरीके से TTP या दूसरे लोगों से जो है वो निगोशिएशन करके दहशतगर्दी के इस मामले को ख़त्म करें, लेकिन शायद वो अब पाकिस्तान या पाकिस्तानी रियासत का नैरेटिव नहीं रहा। बेशक इससे पहले जो भी हुकूमतें थीं या जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने बातचीत और निगोशिएशन के जरिए और फिर जो है क्योंकि मजाक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बढ़ के इस सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा ना कि क्या मुज़ाकरात होंगे, भारत ने हमला कर दिया तो क्या मुज़ाकरात होंगे, तो वो चैप्टर तो देखा जाए तो उन्होंने क्लोज कर दिया। अभी जो आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की है ना कि उन सहूलतकारों की तरफ जो आपने इशारा किया है, जो कबायली या जो भी जहाँ पर हो,
कि जो सहूलतकारी प्रोवाइड कर रहे हैं टीटीपी के दहशतगर्दों को, या उनको पनाह गाहें दे रहे हैं या उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों का, उन सहूलतकारों का ताल्लुक किसी सियासी जमात से है, या अगर मैं खुलकर पूछूं तो क्या वो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं? देखिए, पीटीआई के सपोर्टर्स तो नहीं है, लेकिन आपने देखा जो तिरा का वाकया हुआ उसमें बेशक दहशतगर्द कमांडर भी मारे गए थे, कुछ सिविलियन कैजुअल्टी भी हुई। वो पीटीआई या मरकज जो हमारी सूबाई हुकूमत है उन्होंने जाके उन सिविलियंस को जो कि मरे इस वाक़े के दौरान, और तिरा वैली जहाँ से जो सोहेल अफरीदी हैं, नए जो नामजद वज़ीर आला हैं, उनका भी ताल्लुक खैबर एजेंसी से है, उन लोगों को कंपनसेट भी किया गया। लेकिन हैरानकुन बात यह कि 29 अफराद की हलाकत की जो है रिपोर्ट्स आई और कंपनसेशन 10 लोगों को मिली। तो ये बाकी 14-15 लोग कौन थे उसके बारे में आज तक पता नहीं चला। DGISPR ने बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई किया कि बातचीत का मामला बिल्कुल नहीं हो सकता, ना हम बातचीत करेंगे, बल्कि हम एक्शन लेंगे और दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। एक तो ये मैसेज बड़ा क्लियर हुआ। दूसरा ये भी उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि कोई पॉलिटिकल जमात, पॉलिटिकल एंटिटी, हुकूमत और स्टेट से ऊपर नहीं है। चाहे वो इशारा इमरान खान साहब की तरफ था या तहरीक इंसाफ की तरफ था कि वो अपनी जात और अपनी सियासत को अगर रियासत से ऊपर लेके जाते हैं तो वो किसी भी लिहाज से उन्हें काबिल कबूल नहीं होगा। मुझे एक और बात बताएगा, क्योंकि कल जब अता तारड़ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इख्तियार वली साहब ने, तो उन्होंने जो नए नामजद वज़ीर आला सोहेल अफरीदी, उनके हवाले से कहा था कि वो तालिबान के राब्ता कार है और उनको हम नहीं बनने देंगे। और इस किस्म का सवाल मेरे ख्याल आज हुआ भी है DGISPR से कि क्या ऐसा है, तो उसका क्या जवाब था उनके पास, क्या दिया उन्होंने? देखिए, उन्होंने तो बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि रियासत से और पाकिस्तान की जो सालमियत है उससे ऊपर कोई चीज नहीं है और उसमें वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कोई भी। और बल्कि देखिए, उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था, एग्जैक्टली अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने कहा कि क्या आप समझते हैं कि कोई भी जमात बशमूल तहरीक इंसाफ क्या वो रियासत के खिलाफ खड़ी होगी? क्या रियासत के खिलाफ वो कैंडिडेट लाएगी? क्या रियासत के खिलाफ वो कैंडिडेट जो है वो बगावत करेगा? मेरे ख्याल में बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव अगर वो बनता भी है, कोई भी शख्स हो, देखिए इल्जामात तो अपनी जगह पे अगर इख्तियार वली साहब ने लगाया है या तारड़ साहब ने लगाया है, वो अपने उनके पास शायद कोई सबूत होगा, लेकिन उसके हवाले से बड़ी क्लियर बात हुई है कि रियासत के खिलाफ कोई भी शख्स खड़ा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा रुकिएगा जाहिर शाह, एक सेकंड रुकिएगा, हमें मेजर जनरल रिटायर रजा मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जनरल साहब। वालेकुम सलाम। जनरल साहब फरमाएगा कि आज जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी एग्रेसिव भी थी कुछ जगहों पे हमने देखा। असल मामला जो था अफगानिस्तान को एज अ बेस इस्तेमाल करना, जहाँ से दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही है। और हमने रिसेंट में देखा कि जो एक दफ़ा फिर भारत के साथ उनका नेक्सस और अपनी एम्बेसी बहाल करना और ये सारी चीज़ें, क्या जो हालिया दहशतगर्दी है डेफिनेटली इंडियन स्पॉन्सर है? अब हम उसको इस पैराए में देखें कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। जी सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो कह रहे हैं ना अग्रेसिव, मैं उसको डिफरेंटली लूँगा कि वो एक दुख वाला गुस्सा है कि हम कर रहे हैं, सैकड़ों जानों का नजराना दिया जा रहा है, हर दूसरे दिन हमारे पाकिस्तान के ऑफिसर्स और जवान शहीद होते हैं, सिविलियन शहीद होते हैं, पुलिस वाले FC वाले शहीद होते हैं। लेकिन जिनको हमने कहा है कि आप हमारे मुल्क में दरअंदाजी बंद करें, जो इंडिया है और अफगानिस्तान जो उनको फेट कर रहा है, वो हमारी बात सुनते नहीं है। तो जब ऐसे हालात हो जाए दुख तो होता है, गुस्सा भी होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान से रिजॉल्व है कि हमने ये जो है सिफातुल हिंदुस्तान है, इनका जड़ से नंबर 2, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान को बावर करवाने की, पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्त भाग जितने भी हमारे के उनको यूज करने की, उनको समझाएं। जाहिरस्तान जो है इसी तरह के कार्रवाइयाँ करता रहेगा और उनको जड़ से उखाड़ने के लिए उनके फैसिलिटेटर्स हों, जो भी लोग हों जो पीछे से उनको कर रहे हैं, सबके खिलाफ से पाकिस्तान जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जहाँ पे ये लोग बैठे हैं वहाँ पे पहुँच के पाकिस्तान उनको टारगेट कर सकते हैं।
अच्छा, तो जनरल साहब अब हम ये समझे, क्योंकि डेफिनेटली जब मुज़ाकरात की भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से क्या मुज़ाकरात, प्लस उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात क्या, इंडिया ने हमला किया था तो क्या हम उनसे मुज़ाकरात करते। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात के सारे दरवाजे अफगानिस्तान से बंद हो चुके हैं, जबकि जो सूबे की हुकूमत है वो इस बात पर बार बार अटक रही है कि जी आप मुज़ाकरात करें, यानी अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करें। आपकी नज़र में अब द डोर्स आर क्लोज्ड फाइनली? जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक, पाकिस्तान में तो बहुत एफर्ट मुज़ाकरात भी हुए, चाइना को अभी आई थिंक दफाई मुआहदा हुआ है, उसका भी एक इम्पैक्ट होगा, न सिर्फ अफगानिस्तान पे होगा बल्कि हिंदुस्तान पे भी होगा। कि हिंदुस्तान जो है उसको भी सोचना कि पाकिस्तान पे हमला करना है कि नहीं करना। लेकिन बैक टू जो आपका क्वेश्चन है जी, मुज़ाकरात होगा, आपने को हमेशा ये कहा है जी कि हमारे खुले मुज़ाकरात का सिंपल से ये रास्ता है कि जितने लोग भी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो अपने हथियार डालें, गिव अप करें अपनी कार्रवाइयों को, हुकूमत के सामने सबमिट करें और अच्छे लोगों की तरह इंटीग्रेट हो जाए सोसाइटी में, तो सो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर वो नहीं होते इंटीग्रेट तो फिर उनका वही होगा किया जा रहा है कि जहाँ पे हैं वहाँ पे पहुँच के उनको ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, तो अब पहले से भी हम सुन रहे थे कि ऑपरेशन की बातें, फिर पता ये हुआ कि टारगेटेड होगा या इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे, तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ही ऑपरेशंस जारी रहेंगे या मुस्तकबिल करीब में हम कोई फुल फ्लैश ऑपरेशंस भी देखेंगे? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान था कि कोलेटरल डैमेजेस भी अगर इसमें होंगे तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जी मैं ये कहूँगा जी, मेरे ख्याल में मुझे 100% तो पता नहीं है, क्योंकि मैं एक आपकी तरह शहरी हूँ, रिटायर्ड हूँ, लेकिन सोचता हूँ, देखता हूँ, फौजी रहा हूँ, दर्द भी है और समझ भी है। मेरे ख्याल में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इंसार उन्हीं पे होगा इब्तिदा में। हाँ, उनकी तादाद में इजाफा हो सकता है, लिथैलिटी में इजाफा होता है, स्पीड में इजाफा हो सकता है, फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो सकता है। खुदा न खास्ता ये फितना बढ़ जाता है तो ज़ाहिर है फिर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं रहता। तो उसमें तो फौज पाकिस्तान ने पहले भी, आपको याद होगा, सवात में भी किया, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, तिराक में, हर जगह पे पाकिस्तान ने ऑपरेशन की और बड़े सक्सेसफुल रहे। तो आई होप कि उस तरह की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे वज़ीर दिफा ने बोला है तो वो फिर आप हर चीज़ करते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा डेफिनेटली आपका जो एनालिसिस है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पर्टिनेंट एज वेल फॉर अस। मुझे थोड़ा सा ये समझाएं कि ये जो एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी एकदम से इतनी राइज़ हुई और ऑन राइज़ है, प्लस ये कि दोबारा से उनके जत्थे मिल जाना या उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन जाना, ये क्यों कर मुमकिन हुआ? हम तो काफ़ी हद तक इनकी कमर तोड़ चुके थे। जी मैं ये तो अंडरस्टूड था जी। 2-3 चीजें आई थिंक इसमें हैं। सबसे पहली बात ये है कि जिस वक्त हमने खुद एक गलती की थी शुरू में, हमने इन लोगों को आने दिया और हथियारों समेत आने दिया और उसके लिए कोई एक नेशनल लेवल पे इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं बनाई कि इन लोगों को जॉब कैसे करना है, लाना कैसे है वापस। तो उस वक्त में ये हुआ कि सभी थोड़ा कंप्लेसेंट हो गए। एक रीजन ये हुई। दूसरी रीजन मेरे ख्याल में ये है कि जब हिंदुस्तान को शिकस्त हुई है मई 2025 में, तो उनके पास अभी और कोई रास्ता रहा नहीं है। बेशक वो गीदड़ भक्तियां देते रहे, दावे करें 5 महीने बाद ही हमने खेत मारे गिराए थे, जिनका कोई नामो निशान, कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनके पास ऑप्शन कोई और नहीं है तो हाइब्रिड वॉर में ज्यादा फ्यूल डालने से। और उन्होंने फिर हाइप दी है हिंदुस्तान में, फंडिंग में, ट्रेनिंग में, वेपनरी में और लोगों की तादाद में इजाफा करने में। तो दोनों जैसे दोनों हमारे लिम्स हैं, स्पेशली खेती में, कि ये फितना जो है वो ज्यादा बढ़े। तो ये 2 रीजन हैं। तीसरी रीजन जो आती है जी वो ये है मेरे ख्याल में, जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, अगर वो उनको कोई फैसिलिटेट करते हैं खौफ की वजह से, तो उन्हें अफवाज को बता देना चाहिए, कौम को बताना चाहिए। पैसों के लालच में कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उस वजह से भी खराबी जो है बढ़ जाती है। और जितने लोग भी ऐसे हैं फैसिलिटेटर हों, बेशक फंडिंग कर रहे हों, ट्रेन कर रहे हों, हाउस कर रहे हों, उनको किसी जगह रख रहे हों, तो सबके सब तक पाकिस्तान की अफवाज
इंटेलिजेंस लोग को बिल्कुल अपनी आंखें और कान खुले। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब आपके टाइम का। और शिराजी साहब, मैं ज़ाहिर शाह साहब आपकी तरफ दोबारा से आऊँगी। मुझे बताएं कि जब फॉल ऑफ काबुल हुआ तो पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया था, पाकिस्तान की बड़ी उसमें एक रोल, अहम तरीन रोल रहा, अमेरिकन जो एग्ज़िट हुआ उसमें भी रहा। वजह क्या बनी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने की और इस नहज पर पहुँचने की? देखिए नादिया, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो बुरी हुकूमत बनी उसके साथ एक कंसेंसस हुआ कि वो जल्द एक कौमी हुकूमत बनाएंगे, बाकायदा इलेक्शन होगा। उसके बाद अगर हम देखें ओवरऑल तो सबसे जो बड़ा इशू पाकिस्तान और काबुल के दरमियान मामलात ख़राब होने का वो TTP का इशू रहा। और उसके ऊपर ये है कि पहले इन्होंने कोशिश की अफगान तालिबान ने कि वो एज अ फैसिलिटेटर काम करेंगे और एज अ गारंटर उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की। दूसरा, इसमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि या तो कुछ अफगान तालिबान के धड़े जो हैं वो TTP के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते, कुछ जो है बेशक वो डिमांड करते हैं। लेकिन सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये पहले बताएं कि जिस वक्त ये फॉल ऑफ काबुल हुआ तो उस वक्त अफगान हुकूमत से या हुकूमत से क्या तय हुआ था कि ये वापस हम लेंगे? उन्होंने कहा था इनको वापस लेंगे। देखिए मेरे ख्याल में दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक तो बिल्कुल वाज़ेह कहा गया था कि अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी मुल्क के खिलाफ, खासतौर पर पाकिस्तान, ईरान या जो पड़ोसी ममालिक है। लेकिन काबुल इंतजामिया या काबुल के जो तालिबान है वो उस एग्रीमेंट के ऊपर पूरे नहीं उतरे। हमने देखा कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर से बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन हुई, अटैक्स हुए और इसमें अफगान तालिबान की शमूलियत भी शामिल थी। अब 2-3 वजूहत हैं। एक बड़ी वजह यह है कि एक तो काबुल तालिबान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन ग्रुपों के खिलाफ एक्शन ले सकें। दूसरा, सिंपैथाइजर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो क्योंकि समझते हैं कि हमारे जहादी भाई हैं, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। जब अफगानिस्तान के अंदर जंग थी तो इसी TTP ने उनको जो है सपोर्ट किया था। जो इतलात आ रही हैं कि जो मुफ्ती नूर वली हैं TTP के सरबरा, वो मुबैना तौर पर मारे गए हैं एक हमले के दौरान। इस तरह बाकी अगर आप देखें तो प्रेजेंस तो मौजूद है, 8 से 10 हज़ार दहशतगर्द मौजूद हैं। लेकिन आज अगर देखें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वाज़ेह थी, उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया कि हम हर उस शख्स के खिलाफ जाएंगे, हर जगह जाएंगे जो कि पाकिस्तान की रियासत या बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच ज़ाहिर के टाइम का। ब्यूरो चीफ से गुफ्तगू कर रहे थे जो DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पेशावर में, वहाँ पर ये मौजूद थे। जनरल रज़ा साहब से भी हमारी गुफ्तगू हुई है। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ज़रा जानेंगे कि ये सारा मामला क्या है। एक भूचाल जो आया है कि अली अमीन गंडापुर साहब को निकाल कर सोहेल आफरीदी साहब को नामजद किया गया है, इसकी वजूहात क्या थी और उनसे उम्मीदें क्या वाबस्ता हैं और इस भूचाल की वजूहात क्या है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाए जाना और सोहेल आफरीदी को नामजद किया जाना, खान साहब के इस फैसले ने मुल्की सियासत और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक भूचाल की कैफियत तारी हो गई है। वैसे तो ये सूबायत है, मतलब सूबे का मामला है, लेकिन चूँकि एक बड़ा फैसला था, हमने ये देखा कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे अता तारड़ साहब, वो खुद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा तौर पे कहा, पूरी एक चार्जशीट सोहेल आफरीदी के खिलाफ पेश की। उस पर उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं बनने देंगे, बहुत सारी उसमें वजूहात बताई, तालिबान के साथ उनको राब्ता कार भी यहाँ पर डिक्लेयर किया। क्या ये फैसला दुरुस्त था और इसका इम्पैक्ट क्या होगा और दीगर PTI की जो पॉलिसीज़ रही हैं आने वाले वक्त में? 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें कहा यह जा रहा है कि जो ऑपरेशन है ऑनगोइंग उसको रुकवाना चाहते थे खान साहब, तो क्या ये रुकवा सकेंगे? दूसरा, शायद अली अमीन गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, क्या वो वाकई नाकाबिल एतबार हो चुके थे? असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, सीनियर पॉलिटिशियन। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद उमर साहब, क्या वाकई अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इतने नाकाबिले एतबार हो चुके थे या वजह अलीमा खान और बुशरा बीबी की पसंद या नापसंद बनी? ये तो जी इसका जवाब जो है इमरान खान साहब ही दे सकते हैं, मुझे तो नहीं पता कि वो एतबार ख़त्म हो गया था इसलिए तब्दीली की या
जो कारकर्दगी थी वो पसंद नहीं आई थी, उसकी बुनियाद पे तब्दीली हुई। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं थी जो फैसला हुआ। और अलीमा खान के साथ जो है शायद उसने भी कुछ थोड़ा बहुत किरदार अदा किया हो, लेकिन वो तो पिछले 2-3 दिन पहले की बात है ना। ये पहली दफा खबर के खान साहब ने फैसला कर लिया अली अमीन को तब्दील करना है, वो आज से कुछ 6 महीने पहले आई थी। वो बहुत जोर की थी, बस अभी होने वाला है और 2 हफ्ते में हो जाएगा। और उसके बाद ये वक्तन फवक्तन खबर दोबारा आती रही है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक सूरत हाल जो थी वो एक नॉर्मल सूरत हाल थी और एकदम से अलीमा खान के साथ उनकी कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ या किसी बात के ऊपर तलखी हो गई, तो उनको उस वजह से तब्दील कर दिया गया है। कोई छोटा मोटा रोल शायद इसमें जरूर उन्होंने भी प्ले किया हो। ठीक है, आप पीटीआई की बड़ी की पोस्ट पे रहे हैं डेफिनेटली, तो आप ये जो सुहेल आफरीदी, इनको आप पर्सनली जानते हैं? कभी मुलाकात हुई आपकी इनसे? जी, मैं सुहेल आफरीदी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। सुहेल आफरीदी पेशावर ISF के वक्त से मैं इनको जानता हूँ। कैसा पाया आपने? क्या वाकई वो तालिबान के रब्ताकार हैं और उनकी बड़ी चार्जशीट है और जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं बड़ा सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं? अच्छा, अब आपको मेरे जवाब से पता चलेगा कि मैं तो, अगर आप मुझसे पूछें कि सुहेल आफरीदी कैसे है, तो मैं तो कहूँगा यार बहुत अच्छा बच्चा है। मेरे जहन में वो बच्चा है ना, क्यों मैंने उसको बिल्कुल ही यंग एज से, वो जैसे मैंने कहा कि ISF के ज़माने से देखा हुआ है। बहुत ही खुश अखलाक, तमीज़दार, वो जो कुछ होते हैं ना बहुत ज़्यादा जो जंगजू किस्म के, सुहेल आफरीदी वो वैसा नहीं है। हाँ, जो हालात पिछले 1-1.5 साल के अंदर पैदा हुए, उसके अंदर उसने बड़ी तकलीफ भरी जज्बाती तकरीरें ज़रूर की हैं और वो उसके दिल की आवाज़ थी। वो लग रहा था वो सियासत के लिए नहीं कर रहा था, उसकी दिल की आवाज़ निकल रही थी। तो अगर सुहेल आफरीदी जैसा लड़का जो है वो ऐसी बातें कर रहा है जो तल्ख लग रही हैं, तो उसके साथ बैठ के समझने की ज़रूरत है कि सुहेल आफरीदी तुम्हारे पर क्या गुजरी और तुमने क्या देखा जिसकी वजह से तुम ऐसी बात कर रहे हो। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि एक इमरान खान साहब ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है, सबको पता है KP में ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है, वो कहते हैं मुज़ाकरात। शेख वकास अकरम साहब कह रहे थे कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ऑपरेशन नहीं रुकवा पाए, और तो अब शायद हम उम्मीद करें कि सुहेल आफरीदी साहब, क्या एक सूबे का वज़ीर आला एक ऑपरेशन रुकवाना या करवाना, उसका मिजाज है, उसमें कर सकता है ऐसा कुछ काम? नहीं, या इनके अंदर जो है वो कोई इख्तियार उनके पास है ही नहीं। टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म जो है वो वफाकी मैंडेट है और सूबा जो है उसके अंदर सहूलत ज़रूर प्रोवाइड करता है, लेकिन सूबे के इख्तियार के अंदर ये नहीं होता। ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड है आइन के अंदर। तो वो एक सियासी पोजीशन तो ले सकता है, वो सियासी तौर पे मुखालफत तो कर सकता है, उसके खिलाफ बयान दे सकता है, उसके खिलाफ जलसा जुलूस कर सकता है, लेकिन आईनी इख्तियार सूबे के पास नहीं है दहशतगर्दी के ऑपरेशन के अंदर। अच्छा, देखिए, ये फैसला हुआ और हमने देखा है कि इस दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें, डेली बेसिस पे ऑफ एंड ऑन हम शहादतें अपने फ़ौजी जवानों की देख रहे हैं। और आज जो DG ISPR ने पेशावर में बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काफ़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काफ़ी सख्त पैगाम भी दिए हैं। जो बेसिक, या हम इसको कहें कि बोन ऑफ कॉन्टेंट थी, वो ये भी थी कि जी एक सियासी गठजोड़ है दहशतगर्दों के साथ, और डेफिनेटली वाज़ेह इशारा जो है वो PTI की तरफ था। आपको याद होगा गंडापुर के हवाले से भी मोहसिन नकवी ने कहा था कि दहशतगर्दों को या तालिबान को भत्ता देते हैं, पितालाल चौधरी ने भी कहा था। अब यही इल्ज़ामात सुहेल आफरीदी पर भी लग रहे हैं। तो इस सब PTI और तालिबान किस किस्म का गठजोड़ है, किस किस्म की रफाकतें हैं, या किस किस्म की सहूलतकारी है कोई या नहीं है? कमाल की बात है। पहली बात तो ये जो आपने कहा ना, मोहसिन नकवी की और अली अमीन गंडापुर की तो बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी, बल्कि तहरीक इंसाफ में की सफ़ों में बहुत तनकीद होती थी अली अमीन गंडापुर की इसके बात के ऊपर। मुझे नहीं याद कि कोई फॉर्मल तरीके से कोई, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, आज से पहले कभी भी आपने कोई ऐसी तनकीद सुनी हो या कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से या रियासत की तरफ से कोई ऐसा बयान आया हो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो मुआवनत नहीं कर। तो ये तो बिल्कुल, मैं पहली दफा को इल्जाम सुना है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो तालिबान से मिले थे। जहां तक भत्ता देने की बात है, मिलना नहीं, सॉरी, भत्ता आपको कौन नहीं देता वहां पे? असद उमर साहब, आपके इस बयान से क्या मैं ये अक्स करने
ये मजाज हूँ या दुरुस्त हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि चूंकि रियासत जो है वो वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी, तो अली अमीन गंडापुर साहब जो कि चीफ मिनिस्टर थे सूबे के, वो भी भत्ता देते थे बशमूल तमाम दीगर लोगों के। ये अगर आप ये देना चाहती हैं तो आप जबरदस्ती खबर बनाने चाहती हैं, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि मुझे नहीं पता अली अमीन देता था कि नहीं देता था। और मैं इससे क्लियरली कैसे बोलूं? सब देते, कौन नहीं देता? मैंने बीबी यही आपसे कहा, मुझे नहीं पता अली अमीन देता था कि नहीं देता था। उमूमी तौर पे मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे अल्फाज हैं और रिकॉर्डिंग में उड़ा ना देना। मैंने भी वाज़ेह तौर पे कहा है, मुझे नहीं पता कि मुझे खुद जाती तौर पे दर्जनों की तादाद पे वहां पे लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो बता चुके हैं कि उनसे भत्ते की डिमांड होती है, और उनमें से ज्यादातर ने एडमिट भी किया कि यार क्या करें, सरवाइव करने के लिए देने पड़ते हैं। सो मैं ये कह रहा हूं कि ये हकीकत सूरत हाल है वहां पर। अली अमीन गंडापुर तगड़ा आदमी, वो तो वैसे भी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी एक तगड़ा आदमी है, तो मेरी अजम्पशन ये है कि अली अमीन गंडापुर को नहीं देना पड़ता होगा भत्ता, क्योंकि वो खुद ताकत रखता है। लेकिन एक उमूमी तौर पे ये सूरत हाल वहां पे। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर तालिबान का सहूलतकार था? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मुझे एक दफा तो बता देना इससे पहले कि कभी आपने को सुना हो कि कोई इल्जाम लगा हो कि तालिबान का सहूलतकार बन गया चीफ मिनिस्टर। मीटिंग्स होती हैं, रियासती मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर मौजूद होता है, आर्मी चीफ वहां पे मौजूद होता है, DGISI मौजूद होता है। कभी आपने उस किसी मीटिंग के बाद, और उसमें सिक्योरिटी सिचुएशन भी डिस्कस की जाती है, ऑपरेशन भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, बहुत तनकीद हुई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, वर्कर्स की तरफ से अली अमीन पे कि इसने ऑपरेशन के ऊपर हामी भर ली है। नहीं तो उसमें उसके बयान के बाद किसी ने नहीं बोला कि नहीं ये तो वहां पे बैठ के तालिबान की नुमाइंदगी कर रहा था। अच्छा असद उमर साहब, आपको लगता है चूंकि इतनी बड़ी एक डिबेट शुरू हो गई है और इतनी एलिगेशन और इतनी बड़ी चार्जशीट आ गई है, क्या खान साहब को इस पर नजरसानी करना चाहिए कि सुहेल आफरीदी ही क्यों, कोई और सही? ये कोई खास उम्मीदें वाबस्ता है? कोई फायदा नहीं है उसकी नजरसानी करने का, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा, मैं तो उसको जानता हूँ, 10 साल से ज्यादा मैं जानता हूँ, मैं और तहरीक इंसाफ के लोगों को जानता हूँ। ऐसे आपके पास लोग हैं पार्टी के अंदर जिनके ऊपर लोगों का ख्याल है कि यार ये जो है ये जरा क्या कहना, ये जंगजू किस्म का इंसान है, ये तो बिल्कुल भी उस कैटेगरी में नहीं फॉल करता। सो ये किसने इल्जाम लगाया? मुझे तो सच्ची बात है, आपसे पता चल रहा है कि कोई ये कह रहा है कि सुहेल आफरीदी जो है वो तालिबान का सहूलतकार है। सर कल अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इख्तियार वली साहब के साथ। अता तारड़ साहब जो है वो सियासी बयान देते हैं। अता तारड़ साहब की बात जो है उसमें वजन नहीं नजर आता कि वो हकीकत बयान करेंगे, क्योंकि वो एक सियासी बयानिया बयान कर रहे हैं, अपने मुखालिफ के बारे में एक बात कर रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुखालिफ के बाद बात करो, वो कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए ऑपरेशन होना चाहिए या मुज़ाकरात होने चाहिए दहशतगर्दों के साथ? देखिए, दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात जो है उसकी कोशिश की गई थी। वो प्रपोजल जो है इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। DGISI ने प्रेजेंटेशन की थी, आर्मी चीफ मौजूद थे, और उस वक्त ये ख्याल था कि देखे अफगानिस्तान में अब अमन हो रहा है, वहाँ पर तालिबान की हुकूमत वापस आ रही है। हम ये जो TTP के तकरीबन 5000 के करीब जंगजू हैं, अगर ये अफगानिस्तान में बैठे रहेंगे तो ये फिर पाकिस्तान के खिलाफ वहां से ऑपरेशंस होंगे। उन्होंने तालिबान के साथ मिलके, अफगान तालिबान के साथ मिलके अमेरिका के खिलाफ मुज़ाहमत की है। अफगान तालिबान ने ये साफ कह दिया था कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये आपके लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, इनको आप लेके जाएं। तो वो एक मुज़ाकरात की कोशिश उस वक्त वहां पे की गई, पूरी वो रियासती कोशिश थी, वो सियासी कोशिश नहीं थी, वो रियासती कोशिश थी। उसके बाद हुकूमत बदल गई, मुझे नहीं पता कि उसके बाद हमारी हुकूमत जाने के बाद वो सिलसिला नहीं। देखिए ना, अफगानिस्तान अभी भी एज अ बेस इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। नहीं, अफगानिस्तान एज अ बेस, सुन लिया ना मेरी पूरी बात, सुन लिया आपने। सवाल जो है बहुत अहम पूछा, मैं इसलिए जरा तफसील में उसका जवाब दे रहा था। अफगानिस्तान से अगर वो बेस इस्तेमाल हो रहा है, अगर कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी कर रहा है तो उसको ठिकाने लगाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें मुझे कोई इसके अंदर इबाम नहीं है इस चीज के अंदर कि जो पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को कत्ल करने के लिए आ रहा है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कामयाब होगा कि जब आपके अपने लोग, शहरी आबादियां जो वहां पर हैं, वो 100% आपकी इस बयानिए के ऊपर यकीन रखते हो और मुकम्मल तौर पे आपकी हिमायत करें, जो आज DGISPR कह रहे थे। वही बात मैं कह रहा हूं। इसलिए दहशतगर्दों से ना बात करें,
अपने लोगों से जरूर बात करें। और वो पार्टी जो 80% सीटें जीत के आई हुई है, उसके जो वजीर आला नामजद हुआ है उसको वजीर आला बनने से रोक के ये जो छोटी छोटी तांगा पार्टी रह गई है खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी हुकूमत एक इलेक्शन कमीशन के फैसले से जहां पे आजाद करार दे दिया गया है तहरीक इंसाफ के लोगों को, अगर बनाई जाती है तो ये अपने अवाम को एतमाद में लेने वाली बात नहीं होगी, अपने अवाम के अंदर अपना एतमाद मजीद होने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपके टाइम का। गुफ्तगू कर असद उमर साहब ने सीनियर पॉलिटिशियन है और उसके साथ साथ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं PTI के दौर में, और बड़ी दिलचस्प उन्होंने बल्कि अहम बात उन्होंने बेसिकली की है कि अगर के आपको दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो फिर दहशतगर्दों को तो आपने मारना ही मारना है, लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी लोग हैं उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है, इसी तरह से दहशतगर्दी का कलाकमा हो सकेगा। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।